रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी के स्पेशल सेशन हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। दोस्तों, हमारी जिंदगी के रियल हीरोज में हम चुनकर लाते हैं समाज के तमाम क्षेत्रों से उन लोगों को जो कहीं ना कहीं संवेदनाएं रखते हैं, देश के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, अपने देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार रिश्तों नातों के प्रति, और वो अपने इसी भाव से अपना योगदान देते हैं। जीवन में हमें लगता है कि हम सफल तब होते हैं जब हम बहुत पैसा कमा लेते हैं, हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन हमारी नज़र में सफल हम तब हैं जब हम इनका सदुपयोग कर सकें। सदुपयोग यानी स्वयं के बाद हम औरों के लिए भी उसकी उपयोगिता साबित कर सकें। स्वयं के लिए तो जानवर भी जो है व्यवस्था कर लेता है, लेकिन जब हम दूसरों के काम आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारी जिंदगी के रियल हीरोज में आज हमारे साथ हैं पेशे से एडवोकेट यानी कानून विद। कानून की आंख पर पट्टी होती है और हम कहते हैं अंधा कानून है ये। दोस्तों, अंधा कानून क्यों है, कभी ये सोचिएगा। कानून अंधा इसलिए है कि आंख पर पट्टी बांधकर हम सिर्फ सुने और समझें और विवेकपूर्ण निर्णय लें ताकि हम सही न्याय करें, पक्षपात ना कर सकें। ऐसी कोशिश करते रहते हैं तमाम लोग। वहीं पर इसी न्याय प्रक्रिया में आपको तमाम दोष भी मिलेंगे, लोग निराश होते हैं। आज घर परिवार समाज देश दुनिया में हर जगह कानून की उपयोगिता साबित करना आप देखें पाएंगे, लेकिन साबित कर पाना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी कानून के जहां फायदे हैं वहीं बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। और हम सबको वो जो कानून हमारी सुविधाओं के लिए था उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। तो हम आज अपने इस कानून के साथ ही साथ है कानून विद के साथ जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे हमारे रियल हीरो से। तमाम विषय मैंने चुने हैं जो महत्वपूर्ण होंगे और हमारी ज़िंदगी के जो रियल हीरो हैं वो क्यों हीरो हैं आज ये आपको बता दें। ये पेशे से व्यवसाय से एडवोकेट हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं, बेटियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। इन्हें न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। और हमें लगता है कि जो लोग संवेदनशील हैं वो समाज के ज़रूरत पड़ने पर हर जगह खड़े होते हैं। तो उन्हीं में से हैं हमारे आज के रियल हीरो मनमोहन बोस जी, जो लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में काफ़ी फिटनेस के लिए भी बड़ा ध्यान रखते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में प्रतिभाग करते रहते हैं। हमारा इनसे ताल्लुक़ यूँ है कि ट्रांसजेंडर मुद्दों पर जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो लोग देखते हैं उनमें से किसी मुद्दे पर कई लोगों से लगा था कि ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, वहाँ से एक आवाज़ इनकी भी थी कि हम तैयार हैं। तो हमें लगा व्यक्ति संवेदनशील है और संवेदनशील व्यक्तियों के बारे में जानना और समझना, पड़ताल करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग भी ऐसी पड़तालें करते रहते हैं और हमने पाया कि हमारी ज़िंदगी के रियल हीरो में से एक हीरो ये भी है जो हमारे आसपास है। तो क्यों ना हम अपने रेडियो जंक्शन के श्रोता परिवार के बीच में इस हीरो से मुलाकात कराएं, परिचय कराएं। तो चलिए आज का आपका सबका परिचय कराते हैं। हमारा परिचय तो हो चुका है, लेकिन आपसे परिचित कराते हैं। मनमोहन जी, आज आपका हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारी ज़िंदगी के रियल हीरो की इस कड़ी में आज हैं आप हमारे रियल हीरो। शालिनी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा जी। मैं मनमोहन बोस नाम है मेरा और हाई कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। वकालत के अलावा मेरा एक जुनून है लोगों की मदद करने का। जी। शुरू से
हाँ, शुरू से रहा है। जब मैं वकालत करता था तो मेरे पास एक शख्स आए और उनकी 3 बेटियां थी जी। तीनों बेटियां उनकी शादी होने के बाद घर वापस आ गई और तीनों के लिए वो बेचारे मुकदमेबाजी कर रहे थे। तो वो मेरे पास भी आए क्योंकि 3 लड़कियों का मुकदमा लड़ना बहुत ही मुश्किल काम था और वो रिटायर आदमी थे, यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए थे और लोन लेकर मकान भी बनाया था। तो ऐसे आदमी को वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको वकील की हैसियत से उनको फीस वगैरह बता दी। तो वो थोड़ी देर बैठे मेरे पास और अपना फोन नंबर वगैरह दे दिया था उन्होंने और फिर चले गए। फिर वो चले गए। उसके बाद हमको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा एक कोई काम था, मुंबई जाना था। तो ट्रेन में लेटे लेटे मैं सोचता रहा कि वो आदमी तो चला गया, तो ये तो गलत हो गया। तो मैंने अपनी वकील वाली भाषा इस्तेमाल किया तो वो चला गया। तो तब मेरे को दिमाग में आया कि ऐसे आदमी तो बहुत होंगे हमारे देश में, तो ऐसे आदमी को मदद जरूर करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सोचता सोचता घर आया मुंबई से पलट के, फिर आके मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि इसके तहत मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगा जी। फिर मैंने उनको फोन करके बुलाया और उसमें मैंने एकदम निःशुल्क अपना ऑर्गेनाइजेशन का रखा था और कोई वकील का फीस वगैरह नहीं लेते हम। तो उसके तहत मैंने उनकी मदद करी और तब से लेकर उस दिन से इस काम में मेरी पत्नी मंजुला जो जर्नलिस्ट है वो भी मेरे साथ मदद में तैयार रहती है हमेशा। वो इसमें मैनेजिंग ट्रस्टी का ओहदा संभालती है जी। और काउंसलिंग वगैरह का काम करती है हमारे साथ ही। तो इस तरह से हम दोनों मिलके इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल, तब तो बहुत अच्छी बात आज की चर्चा होगी, क्योंकि जब दोनों लोग मिलकर के हैं, एक मीडिया में हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया में हैं, और दोनों मिलकर के खास तौर पे परिवार की भूमिका निभाते हुए जब काम कर रहे हैं, तब तो जिम्मेदारी और रिश्तों को और समाज को बहुत खूब समझते भी हैं। तो आज हम ऐसे ही सवालों के साथ बिल्कुल जुड़ेंगे मनमोहन जी। हमारे समाज में हम अपने रेडियो जंक्शन पर जब परिवार की बात करते हैं तो समाज में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन हमें पता है कि ऐसे तमाम सवाल हमारे जो श्रोता साथी हैं उनके नाते रिश्तेदार, घर परिवार, समाज, आसपास ज़रूर होंगे, और उन्हीं सवालों से ताल्लुक़ को हम जोड़ते हुए ये समझते हुए कि जब समस्या किसी भी परिवार की हो और रेडियो जंक्शन परिवार का हिस्सा, वहाँ से जुड़ा कोई भी शख्स हो, तो वो जिम्मेदारी हमारी बनती है हम पहुँचाएं। तो जब परिवार की बात आती है तो परिवार आज बड़े बिखर रहे हैं, नए नए रिश्ते जुड़ते हैं और कुछ ही वर्षों के अंदर उसमें ऐसी गांठ पड़ने लगती है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक जब परिवार किसी छोटी सी घटना से आहत हो करके कोर्ट तक पहुंचता है, ये उम्मीद लेकर कि हमें वकील साहब सही सलाह देंगे कि हमारी बेटी का या हमारे बेटे का घर परिवार टूट रहा है, और या ऐसी बात हुई है, इसने ये कह दिया है, किसी भी बात को लेकर के, तो बहुत सारे सवाल जवाब, दोष और तमाम चीज़ें आती हैं, जिसमें एक केस बहुत बनता है घरेलू हिंसा का, महिलाओं के साथ अत्याचार का। एक समय था जब अत्याचार होता था और इसलिए ये कानून बनाया भी गया था, पर आज कई केस में हमने अपने आसपास ये पाया भी है और ऐसा होता भी है कि अगर किसी ने घर में मान लीजिए आवेश में गाली दे दी या मारपीट भी हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में मायका पक्ष लड़की का हो या फिर दोनों ही पक्ष में ये होता है कि हर कोई अपने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और बच्चा उस समय तो निर्णय नहीं ले पाता है, सोच समझने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि क्रोध होता है, और माता पिता भी बदले की भावना के साथ उस रिश्ते में ऐसे दांव पेच कर देते हैं कि रिश्ते ब्रेक होने की तैयारी होती है। वकील अपनी सलाह देने लगते हैं कि हाँ अच्छा एक मारा था, कोई बात नहीं, आपके मन की जो आग है बिल्कुल हम पूरी बुझाने की कोशिश करेंगे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप इस पर ऐसा केस बनाएंगे, ऐसी धाराएं लगाएंगे कि ज़िंदगी भर सोचेगा व्यक्ति। तो ऐसे तमाम सुझाव होते हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या न्याय प्रक्रिया में इतना लंबा इस दिशा में जाना चाहिए? क्या इसी तरीके से हम न्याय दिलाने की कोशिश जो कर रहे हैं, या एडवोकेसी में ये चीज़ें चल रही हैं,
कितनी न्याय संगत है। और अगर परिवार बचाने हैं तो किस दिशा में प्रयास आप लोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आजकल टाइम एक ऐसा है कि टेम्परामेंट सबका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। लड़का हो या लड़की, कोई किसी को नहीं समझता है और दोनों अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि दोनों पक्षों में जब कोई लड़ाई होती है, लड़के लड़की में, दोनों में, तब पेरेंट्स का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा गंभीर होता है कि उनको किस समय उनके पक्ष में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी लड़की है और आपकी लड़की के साथ हल्का फुल्का कुछ लड़के ने किया है और आपने जाके उसको कहा कि अरे आपने ऐसा कर दिया है, हम अपनी लड़की को ले जा रहे हैं और हम आपके खिलाफ केस करेंगे, तो इस तरह की जो भावनाएं जो पेरेंट्स के होती है पेरेंट्स के साथ, तो वो वहां पे गलत इम्पैक्ट छोड़ती है। वहां पे लड़की का घर टूटता है, लड़के का घर टूटता है। तो इसमें मैक्सिमम गलतियां पेरेंट्स की हमने देखी है। जो हमारे पास जो फैमिली केसेस होते हैं, मैक्सिमम केसेस जो है पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का है। अगर पेरेंट्स ज्यादातर इन्वॉल्व ना हो, दूर से रहकर देखे और बच्चे को सही गाइडलाइन दे, तो घर बहुत कम टूटे, कम से कम टूटे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में लड़की के माँ, लड़की के बाप, लड़की के भाई उसको तरह तरह की चीजें समझा, जरा सी लड़के की गलती पे है उसको एकदम वो लोग उस पे ले आते हैं कि अब तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसको कोई मौका नहीं देते। तो ये मेरे ख्याल से गलत होता है। तो इसमें जो केस होता है इसको ये लोग कोर्ट में लाते हैं, तो कोर्ट में भी वकील भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जहां पर एडमेंट होते हैं पार्टी कह रही है कि हमें रहना ही नहीं है साहब, आप कुछ कर लीजिए, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको ऐसा सिखा दिया है कि अब वो रह ही नहीं सकती है जी। इसमें भले ही लड़के की गलती कुछ ना हो, लेकिन पेरेंट्स के गलत राय मशवरे इन्वॉल्वमेंट से इस तरह से हमारा मैक्सिमम केसेस हम यही पाए। अभी तक हमने मैक्सिमम जितने केसेस हैं, इवन लड़कों के भी हमने देखा है कि लड़कों के भी जो पेरेंट्स हैं वो लड़के को ऐसा समझा देते कि अब तो इसके साथ नहीं रहो, तुम इसको छोड़ दो। तो इस तरह के केसेस हम लोग के पास आते हैं, तो प्रैक्टिकल हम लोग चीजें को देखते हैं। और बाकी देखिए, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, जब आदमी अपने केस को लेके लॉ के वकीलों से मिलता है, लोगों से मिलता है अपना बीच बचाव करने के लिए, तो उसमें जब खुद ही आदमी अपना जाके बताता है कि अरे वकील साहब हमको अब इनको छोड़ना नहीं है, किसी कीमत पे इनको हमें नहीं छोड़ना है, तो वकील उसमें अपना बढ़ चढ़ के कहता है अरे बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि वकील को तो पैसा चाहिए, तो वो तो अपना काम दिखाएगा फिर। तो ये सब चीजों से नुकसान दोनों वर्गों को होता है, पार्टीज को नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान होता है इसमें। वकील फिर अपनी राय देता है, वकील अपने हिसाब से केसेस फाइल करवाता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो इतना अवेयरनेस होती नहीं है लॉ का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर अगर वकील ने सही राय दिया तो चलिए ठीक है, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो नुकसान होता है। फिर पेरेंट्स को पैसे का भी इतना तंगी होती है, और जिनके पास पैसे की कमी है उनके लिए काफी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जहां पर वकील करने वाली जो बात होती है, हमारे गवर्नमेंट में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जहां वकील का पूरा गवर्नमेंट वकील का पैसा देती है जी। जैसे लीगल एड अथॉरिटी एक है यहाँ पे, अगर लखनऊ में है तो जवाहर भवन में इसका ऑफिस है। वहां पे अगर जो भी पार्टी है पीड़ित है, उसके पास पैसे की कमी है, तो वहां से उसको वकील मिल जाता है, वहां से उसका पूरा हर तरह का, इवन यही चीज हाईकोर्ट से भी होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उसे न्याय के लिए वकील की जरूरत है, तो वो आवेदन कर सकता है इस बात के लिए कि मुझे सरकारी वकील चाहिए जो मेरा केस लड़ सके। हाँ बिल्कुल, एकदम उसको अच्छे से अच्छा वकील मिलेगा और उसको पूरी लीगल फैसिलिटीज उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इतने एक सवाल में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह की पारिवारिक मसले हों,
आपको स्वयं जागरूक होना होगा। आपको जानना होगा कि आपके कानून, आपके अधिकार क्या हैं। दूसरी बात, आपको सच को झूठ और झूठ को सच की शुरुआत जो है न्याय के उसमें तो होती ही है, उससे पहले कहीं ना कहीं हम और आप कर रहे होते हैं। बदले की भावना ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर वो होनी भी चाहिए, लेकिन जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। अगर नाजायज़ होगी तो परिणाम भी दोनों पक्ष को ही भुगतने पड़ते हैं। अब इसमें साथ नहीं रहना है, कोर्ट में केस जाना है या डाइवोर्स होना है, तो इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर के 1 साल का समय लगता है। लेकिन अक्सर कोर्ट में जो केस खींचते हैं 8 से 10 साल खिंच जाते हैं। ऐसे में उम्र निकल जाती है, दूसरा सेटलमेंट होने का गुंजाइश नहीं बनती है। आगे वो अपनी ज़िंदगी में हर कदम पर एक न्यायिक प्रक्रिया में फंसे होने के कारण सोचते हैं कि हम कदम लें ना लें। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। ज़िंदगी में करियर ख़राब हो जाता है, लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाता है, टेंशन 24 घंटे अलग होती है कि हमारे झूठ पर अगला कौन सा जो है निशाना साधेगा, तो कौन सी तैयारी करके आएगा। तो हर बार हम एक झूठ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस जाल में हम कानूनी तरह से फंसते चले जाते हैं साबित करने में। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जागरूक रहेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करके रखेंगे और अपने निर्णय पर निश्चित रहें, तो आपको बहुत आसानी से कानून मिलेगा। आपकी शिकायत ज़रूर दूर हो जाएगी कि हमें न्याय देर से मिलता है। सही ढंग से अगर आपकी बात पहुंचेगी न्याय तक, तो सही समय पर न्याय भी मिलेगा। ये तो बात थी परिवारों के टूटने की। दूसरा एक सवाल, एक समस्या बड़ी आ रही है, जैसे जैसे हम संपन्न होते जा रहे हैं। आज हम भले हमारे बड़े घर ना हों, लेकिन हम सुविधाओं के मामले में, लग्जरी के मामले में सभी लोग लगभग संपन्न हैं। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, हम पहन नहीं पा रहे हैं, हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं हैं, इनकी आबादी कम है, घर भले ना हो। लोग लोन लेकर के, कर्ज उधार लेकर के अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, मनमाफिक जी रहे हैं। सबके पास सारी सुविधाएं लगभग लगभग मौजूद दिखाई पड़ती हैं। उसके बावजूद आज घर में माँ बाप का स्थान घटता जा रहा है। और गांव में आज भी परिवार दिखेंगे आपको कि माँ बाप बुजुर्ग घर में मिलेंगे, लेकिन शहरों में होते नहीं हैं। शुरुआत में जॉब और परिस्थितियों के कारण, बाद में जब जिम्मेदारियां भी आती तो लोग किसी किसी बहाने से, कभी बाहर जाने के बहाने से कहीं सड़कों पर छोड़ जाते हैं, कभी वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और वापस ही नहीं लौटते, कभी हालचाल ही नहीं लेते, वो वहीं बिलखते रह जाते हैं। और कभी संपत्ति के लालच में, कब धोखे से माँ बाप को लगता है कि हमारी औलादें, जो हमारा है वो इनका है, और धोखे से जो है सारे कागजात समेट कर अपने कब्जे में लेकर फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सोशल इश्यूज़ बना करके करते हैं। और ऐसे कई परिवार हैं जो संपन्न परिवारों से हैं और मुश्किल में हैं कि कैसे हम उन्हें, तो उन पेरेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्या हम चाहते हैं कि क्या सुझाव दिए जाएं आपके माध्यम से कि अगर कोई परिवार में कोई भी संतान अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रही है, या ऐसी घटनाएं हमारे श्रोता साथी किसी के भी आसपास होती हैं, तो क्या सुझाव दे, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए कि उन पेरेंट्स को अपने घर से ना निकलना पड़े, उन्हें उनका घर उनके आखिरी सांस तक रहे, और अगर निकलना है तो फिर जो है जो दांव पेच खेलने वाली उनकी संतानें हैं वो निकलें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये आजकल मुद्दा बहुत ही चारों तरफ बुरी तरह से फैल रही है जी। इसमें पेरेंट्स की ही गलती शुरुआत में ये है कि भाई हमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, ठीक है, और भाई मजबूरी है, नौकरी बाहर मिल रही तो जाना भी पड़ेगा, तो उसको भी प्रमोट करते हैं हम, भाई नौकरी करो जाओ। जब पेरेंट जवान है तब तक तो झेल लिया, उसके बाद जब वृद्धावस्था आने लगती है, उस ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चा वो यूज्ड टू हो जाता है, फिर वो हैबिचुअल हो जाता है, उसको वो लगता है अरे मेरे मम्मी डैडी तो इतने सालों से रह ही रहे हैं अकेले, क्या अभी भी रह लेंगे। हाँ, तो नौकरों के सहारे या मेट के सहारे इस तरह से चलता रहता, पैसा भेज दिया, चल रहा। लेकिन ये केस एक अलग हो गया। यहाँ पर पेरेंट्स का लड़के के साथ अच्छा संबंध है, वो पैसा भी भेज रहा है, आना जाना भी है, कभी एक दूसरे के पास ले भी जाते हैं। लेकिन वो केसेस ज्यादा दुखदाई होते हैं जहाँ पर औलाद अपने माँ बाप को देखता नहीं है, एकदम बुरी हालत पे छोड़ देता है।
घर से बाहर तक निकाल दिए जाते हैं। घर के कागज, संपत्ति के कागज, या जो बिजनेस माँ बाप ने दे दिया है, बच्चे संभाल रहे हैं, सारे कागज कब्जे में करके और लेके गायब होना कि सब मेरा हक है और तुमको तो देख लेंगे। इस तरह की हालात सामने आ रहे हैं। तो देखिए, कोई भी परिस्थिति हो इस तरह की, ओल्ड माँ बाप हमारे बहुत वृद्ध है, तो उनको करना क्या है? देखिए, जब तक आदमी खुद अपने केस को लॉन्च नहीं करता है, तब तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन होने वाला नहीं जी। अब जैसे मान लीजिए पड़ोसी के घर में किसी लड़की के साथ मारपीट की जा रही है जी, ठीक है, तो बगल में आप रहते हो, तो आपने एक पुलिस को बुला के रुकवा दिया, ये तो आप कर सकते हो, लेकिन आप कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट डायरेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं जी, जब तक वो लड़की खुद ना करे जी, क्योंकि उसी के साथ हो रहा है, उसी को बढ़ के आगे आना पड़ेगा। इसी तरह से जो पेरेंट्स बेचारे जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ये ज्यादती हो रही है, जिनकी देखभाल नहीं हो रही, जिनका खाना पीना नहीं पूछा जा रहा, दवा नहीं देख रहे हैं, कपड़ा खाना निकाल दे रहे हैं घर से, ऐसे पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती। तो ऐसे के लिए हम सोशल वर्कर जो होते हैं चारों तरफ, क्योंकि ये पेरेंट्स तो बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते, ये चल तो पा नहीं रहे हैं, वो जाएंगा, और ऊपर से लीगल प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड होती, कहाँ जाएं, किससे मिले, कहाँ कंप्लेंट लॉन्च करने जाएं, तो जाना तो खुद ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे गवर्नमेंट को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे पेरेंट्स के लिए एक कॉल करें और विभाग से आदमी आ जाए जी। ऐसा होना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए, तो उसमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि वो पेरेंट्स देखिए, सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो कंप्लेंट वगैरह होती है, वहां कोर्ट कचहरी में वो इतनी बुरी अवस्था में कहाँ जाए जी। हाँ, और उसके बाद वहां पे जाके घंटों वेट करना, कब क्या होगा, और एक पेशी में होता नहीं कोई भी काम। आज आपने केस फाइल किया, उसके बाद फिर हियरिंग होती है, तो उनको उतनी बार जाना पड़ेगा, बहुत सी दिक्कतें हैं। तो चीजें तो देखी है सामने कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो ऐसे लोग जो आपको देखभाल आपकी नहीं कर रहे हैं, आपका मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, आपको घर से निकाल दे रहे हैं, या जो भी आपका कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होता है जी। लेकिन बशर्ते ये है शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज करने के लिए वो बेचारे बूढ़े माँ बाप जो भी हैं, उनको उठकर जाना पड़ेगा वहां तक जी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं, वो चाहते हैं जाना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या प्रक्रिया अपनाएं। यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि किसी वृद्ध दंपत्ति के साथ ये है कि उनका घर उनके नाम ही है, उनका बेटा मतलब चूंकि युवा है, यूथ है, वो अपने परिवार के साथ जो है दबाव बनाता है और उन्हें घर से बेघर करने की कोशिश करता है और कर भी देता है। वो बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता है क्या करें, या शिकायत के लिए अकेले नहीं कर पा रहे हैं कि हमें मार देगा, हमें जान से मार सकता है, ऐसी तमाम चीज़ें। तो आसपास के लोग, क्या हम लोग जाने के साथ मदद कर सकते हैं, या एटलीस्ट ये सुझाव दे सकते हैं कि वो सबसे पहले कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करें और शिकायत में क्या दर्ज करें? क्योंकि अधिकार, जहाँ तक हम जानते हैं कि ये अधिकार है कि आपकी संपत्ति से कोई आपको निकाल नहीं सकता, आपकी संपत्ति कोई हड़प नहीं सकता है, आपकी संतान भी नहीं हड़प सकती है। हाँ, तो देखिए, इस तरह का जो केस होता है अगर कोई जी, तो इसके लिए एप्लीकेशन जो है, अगर आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड मामला है, तो वो तो कोर्ट ही डिसाइड करती है, या तो फैमिली कोर्ट या सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो कोर्ट बने हैं, वहां से ये मेंटेनेंस से रिलेटेड केसेस होते हैं। और रहा जहां प्रॉपर्टी को छीन ले रहा है जी, हाँ, कोई प्रॉपर्टी से आपको धक्का मार के भगा दे रहा है, तो ऐसे केसेस के लिए आप डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, या डीएम से आपके यहाँ जाके उनको भी कंप्लेंट करेंगे, तो वो डायरेक्ट उस केस को आपसे रिलेटेड थाने को भेज देते हैं एसएसपी के थ्रू जी। हाँ, तो इस तरह से होता है, मतलब डीएम से आपके यहाँ भी अगर आपकी दरखास्त चली गई तो आपका काम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, एकदम 100% हो जाएगा। तो
ठीक बात है। यहाँ पे यही बहुत महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यदि आपके पास आसपास कभी कैसा दिखाई पड़ता है कि कोई परिवार में लोग अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और इस मनोदशा से जूझ रहे हैं कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, घर में प्रॉपर खान पान नहीं दे रहे हैं या केयर नहीं कर रहे हैं, और उनकी संपत्ति उनके ही घर से उन्हें निकालने की तैयारी है या छीनने की तैयारी है, इस बात को लेकर दबाव बनाया जाता है कि उनके नाम लिख दें या उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे वो जूझते हैं। तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि वो एक एप्लीकेशन लिखें डीएम साहब अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी के यहाँ, या फिर अपने नज़दीकी थाने में जो है जाकर शिकायत दर्ज करें। आप उनके साथ जाके इतनी उनको हिम्मत दे सकते हैं, और ये शिकायत दर्ज होगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होगा। कम से कम उनको सुरक्षित वातावरण तो मिल पाएगा, क्योंकि वार्निंग दी जाएगी उनके परिवार को कि आगे कोई घटना होती है तो फिर आप पर कार्यवाही होगी। तो ये हमारा नैतिक दायित्व भी है और हमें करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक सवाल हमारे पास आया है, हमारी ट्रांसजेंडर है मीनू। आपने एक बात कही थी कि सरकारी वकील कोर्ट से मिल जाते हैं, तो इन्होंने पूछा ये सुविधा हर एक कोर्ट में उपलब्ध है क्या? हर एक कोर्ट के लिए है ये। हर एक लीगल एड अथॉरिटी जो है लोअर कोर्ट से लेकर ऊपर हाई कोर्ट लेवल तक का भी अगर आपका केस है तो हाई कोर्ट में भी आपको यही वकील मिलेगा। तो वकील के आवेदन के लिए कहीं जहां जो भी शहर है या जो भी जिला है वहां पे जो कोर्ट है वहां पे आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल एड अथॉरिटी बना हुआ है, विधिक प्राधिकरण सेवा जी, विधिक सेवा प्राधिकरण है ना। वहाँ पे अपने आप को अगर सरकारी वकील सहायता चाहिए तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है और निःशुल्क वकील उपलब्ध होगा। बिल्कुल, वो पूरा, और वहाँ पर जो वकील होते हैं वो हम ही लोग वकील होते हैं। जैसे इन विधिक सेवा में इनरोलमेंट होता है तो वकील लोग अपना इनरोलमेंट कराते हैं, तो हमारे जैसे 10 वकील वहाँ पे होते हैं इस तरह से। जी जी जी। ट्रांसजेंडर मुद्दों पे बात आ गई है, ट्रांसजेंडर की तरफ से सवाल आया है, तो एक सवाल और है हमारे पास। संपत्ति की बात आती है, विवादों की बात, अधिकारों की बात आती है जब, तो आज के समय में हमने ये सुना है कि बेटा और बेटी का माँ बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हालांकि कुछ अधिकारों की बात हुई है, लेकिन अगर बेटा या बेटी वो जो है ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर का मतलब ये है कि वो शरीर से जिस शरीर में है उसके विपरीत उसकी मनोदशा है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है कि वो वैसे ही जीवन भर रहे, जो है उसका व्यवहार सामान्य से थोड़ा अलग हो, तो क्या इससे उसका अधिकार छिन जाता है, या एक बच्चे के रूप में उसके जो अधिकार हैं उसे छीनने का अधिकार समाज को है? उसको अगर न्याय दिलाने की बात की जाए तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, उनको पूरा जो राइट है अवेल हो गया है, ट्रांसजेंडर का जो है पूरा दर्जा जो है जी आ चुका है, इक्वल कर दिया गया है। जैसे और जनरल कैटेगरीज है उसी तरह से ट्रांसजेंडर भी है, सेम नौकरी, सेम हर चीज। तो अब कोई समस्या ही नहीं है इनको अपनी आवाज उठाने के लिए। जहां पर इनके खिलाफ बेइंसाफी हो, ये उस फोरम, ये कोर्ट में आके अपना पूरा लीगल राइट चैलेंज कर सकते हैं और अपने राइट को अवेल कर सकते हैं जी। क्योंकि पहले लॉ ही नहीं था, अब लॉ बन चुका है इनके फेवर में जी, लॉ बन चुका है। लेकिन इस लॉ के बारे में एडवोकेट लॉबी में भी अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए, इस वजह से न्याय प्रक्रिया इनके लिए निश्चित रूप से धीमी पड़ रही है अभी। हाँ, तो उसके लिए देखिए ऐसा है, उसके लिए देखिए आप जो है जो रोल अदा कर रही है वो रोल बहुत कामयाब है, बहुत जबरदस्त है, और हमारे जैसे बहुत से साथी आपको मिलेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, है ना। इस तरह का जो भी जितने भी मुद्दे हो आप हमको बताइए, हम उस पर पूरा योगदान अपना देंगे जी। और हमारे कोर्ट में भी हम इस मुद्दे को उठा देंगे कि इनके लिए एक फोरम बना दिया जाए, पूरे हाई कोर्ट में, पूरे सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। हमारे श्रोता साथी जो भी सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ मिनट हम और अपने साथ जुड़े हैं, तब तक आप जल्दी से अपना कोई सवाल अगर है तो हम तक पहुंचा दें। फिलहाल एक सवाल हमारे पास बेलपहाड़ उड़ीसा से आया था जिसे हम शामिल कर लेते हैं, और ये सवाल हमारे श्रोता साथी हैं उड़ीसा से जिनका हम ले रहे हैं।
मनमोहन जी, ये सवाल हमारे पास जो आया, ये देवराज सिंह देव जी हैं बेलपहाड़ उड़ीसा से। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि हमें एडवोकेट महोदय से कुछ जानकारी चाहते हैं कि EPS 95 के तहत हम नौकरी पेशा वाले सबसे पहले 450 रुपये, फिर 550 रुपये और फिर 1250 रुपये पेमेंट से डेडिकेशन करवाए। उस समय हमें समझा गया बुढ़ापे में आपको पेंशन के रूप में पेमेंट का आधा हिस्सा मिलेगा जी। लेकिन हमें धोखाधड़ी करके पैसा काटा गया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके लिए जी, और ऑर्डर देने के लिए भी बात हुई है, लेकिन EPFO और सरकार आजकल फेरे मतलब गड़बड़ कर रही है, मुकर रही है। तो इस पे कोई जानकारी हो तो बताएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। देखिए, इन्होंने जो बताया हमको, ये पूरा मैटर लीगल लिटिगेशन का है। इसमें ऐसा होता है जैसे किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी अन्याय होता है तो एक सबसे पहले हमारे साथ जो अन्याय होता है उसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हमारा इस समय अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद हमें ये बताया गया था कि हमारा इस तरह से जो भी पेमेंट वगैरह है मिलेगा, ये जो डिडक्शन है वो इस तरह से होगा, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है ये सब, है ना। लेकिन अगर उस अपॉइंटमेंट लेटर के अगेंस्ट जाके वो लोग ऐसा कर रहे हैं, पहली बात तो अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। हाँ, इनका केस चूंकि चल रहा है तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूर, और वो केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसमें अलग से कुछ वार्ता हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो कोई कुछ भी, देखिए चाहे वो सरकार हो या कुछ हो, तो जब कोर्ट में पेंडिंग होता है तब हमारी जबान बंद हो जाती है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। तो जी, एक सवाल आ गया है हमारे बीच। सवाल है वाराणसी से, ट्रांसपर्सन मीनू है हमारी, और इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कभी कोई क्राइम हो तो हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर पुलिस नहीं सुन रही है। तो इनका मतलब तात्पर्य ये है कि कई बार ट्रांसजेंडर के साथ लोग गलत व्यवहार कर देते हैं, कभी छेड़खानी का, कभी बदतमीजी का, या अपशब्दों के साथ, या मतलब किसी भी तरह से मारपीट भी करते हैं। मगर जब वो थाने में जाते हैं तो लोग, चूँकि ट्रांसजेंडर की एक गलत छवि लंबे समय से बन गई थी, लोग उन्हें या तो सेक्स वर्कर समझते हैं या उन्हें मांगने वाला समझते हैं। ट्रांसजेंडर के नाम पे वो उन्हें किन्नर ही समझ लेते हैं कि ये नाचने गाने वाले हैं या ये गलत तरीके के लोग हैं। तो उनका सुना नहीं जाता, बल्कि पुलिस विभाग के भी तमाम लोग उन्हें शोषित करने की कोशिश करते हैं, मौके पर उन्हें कहना नहीं चाहिए कि अब्यूज़ करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस नहीं सुन रही है और उनके साथ गलत हुआ है तो वो क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया हो सकती है? जी, देखिए, सबसे पहले बनता है पुलिस के पास, पुलिस सुन नहीं रही है जी, तो दूसरी बात, पुलिस का जो उच्च अधिकारी है, SSP है ना, इनके पास, तो इनके पास भी अगर आप जाने से घबरा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो DM महोदय के कोर्ट सबसे बेस्ट है। DM साहब के कोर्ट में कोई भी चला जाता है, उनका पूरा दरबार लगता है जनरली, है ना। उसमें जाके DM के ऑफिस में मिल लीजिए कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ, DM साहब को हमें अर्जी देनी है, तो वो अर्जी DM साहब डायरेक्ट पर्सनली सुनते हैं जी। हाँ, उस पे फिर वो जिस थाने का होता है SSP को भेज देते हैं, SSP उसको जिस थाने का होता है उसके पास, वो फिर उस पे एक्शन के लिए ही जाता है कि उस पे एक्शन हो जी। तो ना एक्शन ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, एक तो चीज मैंने ये बताई जिसमें इन पर्सन आपको DM साहब या SSP या थाना जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए जहाँ आप, तो आप एक राइटिंग में अपना कंप्लेंट बना लीजिए और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से DM साहब को भेज दीजिए। रजिस्टर्ड डाक से उस एप्लीकेशन की कॉपी अपने पास रख लीजिए और DM को भेज दीजिए। हाँ, और रजिस्ट्रेशन वो डाक की जो रसीद है वो अपने पास रखे, वो अपने पास रख लीजिए और वो DM साहब के नाम भेज दीजिए, लखनऊ DM। जैसे लखनऊ DM करके भी आप भेज दोगे तो DM लखनऊ को चला जाए जी, या ये जिस भी शहर में हो वहाँ के DM को भेज सकते हैं, शहर में हो उस शहर में आप कर दें, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत से लोग जो है चीफ मिनिस्टर साहब को लिखते हैं जी। तो उससे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर साहब DM को भेजते, DM साहब SSP और थाने को भेजते, तो ये चेन चलता है जी। तो इस चेन में अगर आप इन राइटिंग भेजोगे रजिस्टर्ड, तो आपका कार्रवाई निश्चित है और उसी कार्रवाई पे ही आपका केस भी बनेगा। जैसे इन्होंने नहीं सुना
तो हम उसका पिटिशन बना सकते हैं कि हमने डीएम साहब आपको ये लिखा था, आज तक डीएम साहब ने कार्रवाई नहीं की, हम उस पर हाईकोर्ट पे पिटिशन बना सकते हैं। फुल जी पिटिशन इसी से बनता है हमारा, है ना। तो कार्रवाई 100% होगी, और ना हो तो पिटिशन तैयार है आपका। जी, तो मीनू जी, आपके सवालों का जवाब आपको निश्चित रूप से मिल गया होगा, और कोई भी समस्या हो तो हमारे साथ लीगल पैनल तैयार है, यानी मनमोहन बोस जैसे तमाम हीरोज़ हमारे साथ हैं और रेडियो जंक्शन आपके साथ है। तो इस तरीके से भाई रियल हीरोज़ में आज आपने दोस्तों सुनी बहुत बेहतरीन जानकारी, और से बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे या बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो आप अपने सवाल इकट्ठे रखिएगा, हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लीगल एडवोकेसी में आपको ऐसे सलाह मशवरे के साथ और भी तमाम हीरोज़ से और मनमोहन बोस जी हैं, फिर हम पुनः आमंत्रित करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम यहीं पर इजाज़त लेंगे इनसे। मनमोहन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। निश्चित रूप से आज की जो जानकारी है वो हमारे श्रोता साथियों के, हमारे ट्रांसजेंडर साथियों के काम की हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी घर परिवार और समाज में हर जगह। और ये उपयोगी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपके जो कार्य हैं, जो आपका क्षेत्र है, सोशल दायरे में जो आपके प्रयास हैं, समर्थन इसका जो मिलता है हम लोगों को, ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है समाज के तमाम लोगों को। तो ये ऐसे ही बनाए रखें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हम हमेशा तैयार हैं आप लोगों के किसी भी परेशानी के लिए, कोई भी लीगल हेल्प के लिए, ऑलवेज रेडी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।